तो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को मिले वक्फ की जमीन, ये आवाज अब देश में बुलंद हो रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति लेकर आपके बीच आ चुकी हूं। इस देश की ये विडंबना रही है कि तुष्टीकरण के नाम पर सियासत के ऐसे ऐसे खेल देखे गए हैं जो अपनी सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। सियासत के इस खेल में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऐसे ऐसे कारनामे किए गए जो सीधे सीधे हिंदुओं पर प्रहार ही कहे जाएंगे। क्योंकि देखिए ना, 2014 में जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होने ही वाली थी, महज एक घंटे पहले ही कांग्रेस सरकार यानी मनमोहन सरकार की तरफ से देश की राष्ट्रीय राजधानी की 123 प्राइम जो संपत्तियां हैं, प्राइम लोकेशंस पर जो संपत्तियां हैं, उनको वक्फ को सौंप दिया जाता है इस उम्मीद से कि मुस्लिम वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी। लेकिन कहानी यहां पर तब बदल जाती है 2014 में एक बदली हुई बयार के साथ हिंदू संगठित होकर देश में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत के साथ सरकार बना देते हैं। 9 साल बीतने के बाद अब 123 संपत्तियों को जब केंद्र सरकार द्वारा एक बार फिर से जो अब नोटिफाइड संपत्तियां हैं, उनको सरकार जब अपने कब्जे में लेने के लिए आगे बढ़ती है, अधिग्रहण करने के लिए आगे बढ़ती है, तो इसका विरोध शुरू हो जाता है। विरोध का आधार भी तुष्टीकरण की राजनीति ही होती है। कहा जाता है कि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है और इसीलिए हाईकोर्ट की दहलीज तक जब ये मामला पहुंचता है तो केंद्र सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के विरोध पर एक और हलफनामा दायर किया और उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि वक्फ की जितनी भी संपत्तियां हैं, जिन 123 संपत्तियों को अधिग्रहित करने की बात सरकार कह रही है, दरअसल ये नॉन नोटिफाइड संपत्तियां हैं और ऐसे में इन संपत्तियों का संरक्षण तो यानी संरक्षक तो वक्फ बोर्ड हो सकता है, लेकिन मालिक नहीं हो सकता। इसी को लेकर एक बार फिर से सियासत सरगर्म है। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही खबर बीच में आती है, सामने आती है, तो देश से एक आवाज निकलकर सामने आती है कि वक्फ की ऐसी संपत्तियां जो बेवजह वक्फ के कब्जे में है, उन्हें पाकिस्तान से आए हुए सताए हुए पीड़ित हिंदू शरणार्थियों को सौंप दिया जाना चाहिए। तो क्या यही न्याय होगा? इसी पर होगी आज खुलकर बहस। कुछ ही देर में जुड़ेंगे हमारे साथ आज के विशेष अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले समझ लीजिए हमारी आज की ये टीजर रिपोर्ट जो कह रही है कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को मिले वक्फ की जमीन। वक्फ बोर्ड की मनमानी के दिन अब लदने वाले हैं और शायद यही कारण है कि वक्फ बोर्ड बुरी तरह से बिलबिला रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने तल्ख लहजे में साफ कर दिया कि वक्फ बोर्ड संपत्तियों का संरक्षक है, मालिक नहीं। जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड बुरी तरह से बौखला गया और अपने हिस्से की सफाई देते हुए कहा कि संपत्ति हमेशा उसके पास रही है और केंद्र के पास उसे दोष मुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है। दरअसल इस साल की शुरुआत में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया था, जिसके बाद वक्फ बोर्ड दिल्ली हाई कोर्ट पहुँच गया और केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी, जिस पर केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्तियों के परीक्षण का विरोध नहीं कर सकती है, बल्कि उन संपत्तियों की स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। केंद्र ने कहा कि कुछ संपत्तियों को लीज पर दिया गया, इसलिए उन्हें वक्फ की संपत्ति नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट रूम की तरह सवाल है कि वक्फ बोर्ड जिनके पास देश में 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीनें हैं, वो पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि जो मुसलमान 1947 में बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए थे, तो उनकी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तब से उन जमीनों को वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक समझता है और साल दर साल इसमें तेजी से इजाफा हो रहा है। हालात ये बन गए हैं कि देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो देश में सेना और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी के पास संपत्ति है तो वो जमीन, वो संपत्ति वक्फ के पास है। और ऐसे में जो नॉन नोटिफाइड संपत्ति है, अगर केंद्र सरकार उसका अधिग्रहण करती है तो फिर इस पे दिक्कत क्या है? और अगर इन जमीनों का अधिग्रहण करके पाकिस्तान से आए हुए सताए हुए हिंदू शरणार्थियों को सौंप दिया जाए तो इसमें भी दिक्कत क्या है? इसे ही जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के अतिथियों से। पैनलिस्ट से अब आपका परिचय कराती हूं, स्क्रीन पर लेकर आइए। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमाकांत मिश्रा जी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं प्रखर सिंह जी, और साथ ही साथ मुस्लिम स्कॉलर हाजी नाजिम साहब भी हमारे साथ इस पैनल का हिस्सा हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तो केंद्र सरकार द्वारा जिन 123 प्राइम संपत्तियों को, वक्फ की संपत्तियों को अधिग्रहित करने की बात हो रही थी, स्पष्ट रूप से वक्फ बोर्ड ने, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया। लेकिन केंद्र सरकार का यह कहना है कि दरअसल इन जमीनों का, ये जो संपत्तियां हैं, इसका संरक्षक हो सकता है दिल्ली वक्फ बोर्ड, लेकिन मालिक नहीं। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। पैनलिस्ट के पास सीधे चलते हुए सबसे पहले हाजी नाजिम साहब, आप की ही राय जानना चाहूंगी, पहला कमेंट आपका ही लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी, नॉन नोटिफाइड संपत्तियां इसे कहा जा रहा है, और खास तौर से ऐसे समय में जबकि आप खुद देख रहे हैं कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों की क्या हालात हो रहे हैं, किस परेशानी में वो रह रहे हैं, तो देश से आवाज उठ रही है कि वो संपत्तियां जिस पर वक्फ को कोई खास काम नहीं है, जो नॉन नोटिफाइड है, दे दीजिए ना उन्हें, हिंदू शरणार्थियों को। हाजी नाजिम साहब, मुझे लगता है कि शायद हाजी साहब से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पाया। हाजी साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? नहीं, शायद हाजी साहब तक आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए, मैं हाजी साहब के बाद प्रखर जी आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि ये वो संपत्तियां हैं जिन संपत्तियों को लेकर चर्चा सरगर्म हो चुकी है। वक्फ को जिस तरह से जमीनों का बंदरबाट किया गया, कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी प्रणेता रही, और अब सरकार उन जमीन को वापस ले रही है और स्पष्ट रूप से कह रही है कि देखिए, मालिक आप नहीं हो सकते, संरक्षक हो सकते हैं। और देश ये कह रहा है कि केंद्र सरकार बिल्कुल ठीक कर रही है, उन जमीनों को वापस लीजिए जो वोट बैंक की राजनीति के तहत वक्फ को दे दी गई थी, बेच दी गई थी देश की संपत्ति को। यह कहा जा रहा है लोगों द्वारा कि वो देश की संपत्तियां जो वोट बैंक के लिए बेच दिया गया था, वक्फ को वापस लीजिए और पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को दे दीजिए। आपकी राय क्या है प्रखर जी? देखिए, ये कौन लोग हैं, कौन बोल रहे हैं, ये तो आप बेहतर बता पाएंगे क्योंकि आपने ही सर्वे किया होगा। बेसिकली देखिए, कोर्ट में केस है, सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील अपना पॉइंट रख रहे हैं और वक्फ बोर्ड के जो वकील है अपना पॉइंट रख रहे हैं। कोर्ट क्या फैसला करेगा इसमें ना मैं कुछ बोल सकता हूं, ना कोई कुछ बोल सकता है। वो कोर्ट का फैसला होगा, सर्वोपरि होगा। मगर देखिए, दो पॉइंट्स हैं, दो ही एक्ट हैं जिसमें ये सब इतनी बातें हो रही है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 और वक्फ एक्ट 1995। अब मैं आपको एक बताता हूं कि बीजेपी के नेता LK आडवाणी जी ने पार्लियामेंट में खुद कहा था कि मुस्लिम पॉपुलेशन को उसकी प्रॉपर्टी का पैसा प्रॉपर्टी से पैसा मिलना शुरू हो जाना चाहिए, जिससे वो आगे बढ़ सके। और उस समय जो माइनॉरिटी मिनिस्टर थे वो शाहनवाज हुसैन साहब थे। तो ये तो वक्तव्य बीजेपी के नेता का है, हमारा नहीं है। और देखिए, वक्फ एक्ट जो है वो लगभग 27 साल हो चुके हैं उसको बने हुए। इस 27 साल में 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही है। अगर आपको एक्ट से प्रॉब्लम है तो खत्म कर दीजिए, हमसे आप पूछ के गवर्नमेंट चलाएंगे या किसी और से पूछ के गवर्नमेंट चलाएंगे। और एक और बात, इस एक्ट के खिलाफ एक मिस्टर अश्विनी उपाध्याय हैं जो सुप्रीम कोर्ट गए थे, और इसी मोदी गवर्नमेंट ने इस एक्ट के खिलाफ, इस अश्विनी उपाध्याय जी के खिलाफ बोला कि ये इस पूरे केस में पार्टी नहीं है, और उनकी विड्रॉ करवा दी गई एप्लीकेशन। दूसरी बात, पाकिस्तान से आए हुए जो हिंदू भाई बहनों की आप बात कर रही हैं, देखिए, उनके फोर फादर्स ने पाकिस्तान को चुना था हिंदुस्तान के आगे, और यहाँ के जो मुस्लिम भाई बहन है, उनके फोर फादर और उन्होंने हिंदुस्तान को चुना था पाकिस्तान के आगे। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आपको समझना होगा। दूसरी चीज, अब ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अगर काम नहीं कर पाती है तो उसमें हम तो उसके लिए दोषी नहीं है। दूसरी चीज,
चलिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैंने पूरे 2 मिनट आपको सुना। नए नए केसेस लाते हैं। नहीं, बड़े 2 मिनट बड़े धैर्य के साथ, बड़े धैर्य के साथ, ठीक है प्रखर जी, बड़े धैर्य के साथ पूरा 2 मिनट मैंने आपको सुना, देश की जनता ने भी आपको सुना। और ये कहना चाहिए कि ये इस देश की जनता का दुर्भाग्य है कि पाकिस्तान में जो हिंदू सताए जा रहे हैं, जो परेशान होकर अपने हिंदुस्तान में, अगर उनके फोर फादर्स ने कुछ सोचकर वहां चुनाव किया था तो उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ, तो उनको उम्मीद जागी कि मेरा हिंदुस्तान मुझे वो स्थान देगा। लेकिन नहीं, यहां पर तो आपकी जैसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो मुस्लिम वोट बैंक के लिए उन हिंदू शरणार्थियों को नजरअंदाज करती है। नहीं, 2 मिनट तक मैंने सुना, 2 मिनट तक सुना, धैर्य के साथ सुना, लेकिन आप जरा सी ही आपको आपके घाव पर नमक लग गया जब मैंने आपको तीखी प्रतिक्रिया दी, आप चीखने चिल्लाने लगे। दूसरी बात, दुर्भाग्य की बात यह है कि आप सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो सरकार से तो अभी मैं प्रश्न पूछूंगी कि 9 सालों के बाद ये क्यों जागे, लेकिन जब 70 सालों तक, सुन लीजिए, 70 सालों तक आप देश की संपत्ति को, वक्फ को बेचते रहे, उस वक्त भी आवाजें उठ रही थी, तो उस वक्त आप क्यों सोए हुए थे? आप आज सरकार को जगा रहे हैं, 9 सालों के बाद सरकार जागी, ये प्रश्न निश्चित रूप से पूछूंगी, लेकिन 70 सालों तक आप क्यों सोए रहे? आप क्यों सोए रहे? और जिस वक्फ के एक्ट 40 की आप बात कर रहे हैं, बात हो रही है कि उसे हटा देना चाहिए, पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को देना चाहिए जमीन। इस पर आप चीख उठे क्योंकि यहां पर आपकी राजनीति फिट नहीं होती। राजस्थान में आप उनके घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, आपको उनमें वोट बैंक नजर नहीं आता, लेकिन अगर रोहिंग्याओं की जमीन पर यही हो रहा होता तो आप कैंडल मार्च लेकर निकल जाते। आप चीखते रहिए, आपकी इस चीख को और इस बिलबिलाहट को ही देश देख रहा है, इसीलिए आपसे प्रश्न मैंने पूछा था। चलिए ठीक है, आपकी बात लेंगे। आपने कहा सर्वे आपने कराया, तो 70 सालों तक आपका सर्वे तो ये कह रहा है कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन भाई साहब आप लोगों ने दे दी, और ये जमीन निरंतर बढ़ती गई। हिंदू शरणार्थियों का दुख आपको नजर नहीं आया। चलिए कोई नहीं, रमाकांत जी, प्रखर जी को तो चुभ गए थे सवाल। हिंदू शरणार्थियों के बारे में जमीन देने की बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि मालिक नहीं हो सकते, संरक्षक हो सकते हैं। भाई संरक्षक भी क्यों? अगर कोई जमीन नॉन नोटिफाइड है, वो जमीन जो सीधे सीधे बेच दी गई थी देश की संपत्ति को, तो उसका संरक्षण भी क्यों दिया जाए? वापस लीजिए और दीजिए पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को। मैं कांग्रेस पे स्पष्ट करना चाहता हूं, जो कि महात्मा गांधी जी ने खुद कहा था, जो कि अगर पाकिस्तान के कोई भी जो हिंदू शरणार्थी है, अगर यहाँ पर या अल्पसंख्यक वहां से अगर यहाँ आना चाहते हैं तो वहां पर शर्त दी जाए, संरक्षण दी जाए। और ये सरकार का एक बनता है। 55 सालों से क्या नहीं, और ये जो कांग्रेस की पार्टियां 25 सालों तक देश का राज किया है, तो क्या नहीं, आज अगर कोई सरकार आकर के काम कर रही है, आपने देखा होगा जो कि जिस तरह से मनमोहन सिंह जी ने तुष्टीकरण के लिए किस तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अंदर में, उस दिन तो मैं डिबेट में था और उस डिबेट में कह रहे थे नहीं अल्पसंख्यक का नाम लिया है, लेकिन मैंने वीडियो जब पूरा देखा तो स्पेसिफिक जो है उन्होंने मुसलमानों का भी नाम लिया। पहले अल्पसंख्यक का नाम लिया था, फिर बाद में विशेषकर मुसलमानों का नाम लिया। मुझे लगता है जो कि खास करके देश के अंदर में तुष्टीकरण की राजनीति ये जो पराकाष्ठा पर थी, आज वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा नहीं बल्कि समानांतर जो व्यवस्था है उसको करने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप वक्फ बोर्ड की जमीन की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं हिंदू शरणार्थी, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर में देखा होगा जो कि अतीक अहमद की सारी संपत्ति को ध्वस्त करके उससे उसके अधीनस्थ जो भी था उसको हटा करके गरीबों के लिए उसके ऊपर में मकान बनाया जा रहा है। ये सरकार तो व्यवस्था करने में लगी हुई है, सुव्यवस्थित तरीके से। जो 55 सालों से जो अराजकता की स्थिति बनी हुई थी, खास करके देश के अंदर में, प्रदेश के अंदर में, आज उसी को तो व्यवस्थित किया जा रहा है। नहीं तो अगर आप इसको व्यवस्थित कर रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज तो जैसे एक्ट 40 की बार बार बात हो रही है, जो असीमित अधिकार देता है वक्फ को, जो सियासत की चश्मे से बनाया गया एक्ट था, अगर आप कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है तो ठीक है, ये आवाज उठ रही है, खत्म करिए उस एक्ट 40 को। आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखिए, किसी भी सिस्टम को बेहतर करने के लिए थोड़ा समय लगता है। मैं समझता हूं जो कि 2014 में जब हम संसद में आए उसके बाद से हमने बहुत सारे ऐसे कानून थे जो कम से कम मुझे लग रहा है 1500 से ऊपर ऐसे कानून थे जो बिल्कुल नाम मात्र होने के बावजूद भी केवल व्यवस्था की गड़बड़ी में मुख्य भूमिका निभा रहे थे। हमने उन सब को हटाया,
इसीलिए आप कहेंगे क्योंकि कोई भी चीज धीरे होगा, सिस्टमैटिक वे में होगा, व्यवस्थित तरीके से होगा। थोड़ी देर पहले, ठीक है रमाकांत जी, जरा सा 10 सेकंड के लिए आपको रोक रही हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन जरा स्क्रीन पर लेकर आइए कि खास तौर से वो गजेटियर जो खास तौर से अभी प्रखर जी ने कहा कि हो सकता हो आप लोगों ने सर्वे कराया हो, तो ये सर्वे नहीं है, ये भारत सरकार 2014 में जब यूपीए की सरकार थी तो चुनाव की घोषणा के महज चंद घंटे पहले ही आप लोगों ने इन प्राइम लोकेशंस की जो जमीन थी वो आपकी सरकार ने वक्फ को सौंप दी थी, और उसकी बाकायदा एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसको हम लूप के माध्यम से अपनी स्क्रीन पर रख भी रहे हैं। मेरे हाथ में तो बड़े ढेर सारे पन्ने हैं, लेकिन जरा स्क्रीन पर मैं कहूंगी मेरे पैनल प्रोड्यूसर से, हाँ जरा देखिए, ये वो तमाम जो संपत्तियां हैं जिन्हें बाकायदा भारत सरकार द्वारा, आपको बता देती हूं कि ये 5 मार्च 2014 को ही वक्फ को सौंप दिया गया था साहब। ये सरकार द्वारा सौंपी गई संपत्तियां हैं जिस पर आज चर्चा हो रही है। प्रखर जी, आपने शुरू में बोला था ना कि सर्वे तो आपने कराया होगा, तो ये सामने आपके सामने मैंने ये तमाम वो लिस्ट रख दी है, ये देख लीजिए। हमसे पूछ के काम करेंगे, अगर सरकार मुझसे हमसे पूछ के काम करेगी तो कैसे काम चलेगा? सरकार को एक्ट खराब लगता है वो चेंज कर दें। एक व्यक्ति इस एक्ट के खिलाफ गया था, सरकार ने उसकी एप्लीकेशन भी ड्रॉ करवा दी थी। 15 साल से गवर्नमेंट में बीजेपी है, उसके लिए हम दोषी थोड़ी हैं। नहीं, आप दोषी वहां हो जाते हैं जहां पर आपने देश की संपत्ति को बेचा, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, सुनिए मेरा प्रश्न पूरा सुनिए और फिर अपनी बात रखिए, मेरा प्रश्न पूरा होने दीजिए। मैं आपसे कह रही हूं कि आप पहले कह रहे हैं कि भाई आपकी गलती क्या है, ठीक है आपकी गलती है कि आपने उनकी संपत्ति को वक्फ दे दिया, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी गलती यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि 9 सालों से सरकार सोई हुई थी, तो सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना कि क्या 9 सालों से विपक्ष सोया हुआ था? लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि विपक्ष भी सरकार द्वारा अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठाए। आपने वक्फ की संपत्ति पर आंख बंद करके क्यों रखा हुआ था? आप क्यों नहीं जागे थे अभी तक? अरे हम जिन मुद्दों पर सरकार उठा रही है, अभी बेटियां बैठी हैं, आप कितनी बार डिबेट करा चुकी हैं? देश की बेटियां बैठी हुई हैं, इन्हीं के सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ। आप बताइए कौन सी आवाज उठाए? प्रखर साहब, आपको ना सूट नहीं करा, ये टॉपिक आपको सूट नहीं किया। जो टॉपिक आपको सूट करता है आप लोग उस पर राजनीति करते हैं, ये टॉपिक आपको सूट नहीं करता। आपके वोट बैंक की जो खाचा आपने तैयार कर रखा है वहां पे ये सूट नहीं कर रहा, इसलिए वक्फ की संपत्ति पर आप नहीं बोलेंगे। आमने सामने लेकर आइए प्रखर जी और रमाकांत जी को, फिर जाऊंगी हाजी नाज़िम साहब के पास। अलके अडवाणी जी ने गलत बोला था। अरे भाई साहब 9 साल, अरे तो परिस्थिति बदल गई ना साहब। अरे उन्होंने उस समय अगर कहा था तो अब तो बदलाव होना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए। मैंने पूछ तो लिया रमाकांत जी से, बदलाव करेंगे, मैंने पूछ तो लिया रमाकांत जी से कि बदलाव होना चाहिए, वो कह रहे हैं बदलाव हो रहा है। लावनी जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, नहीं ये मगर कोर्ट का केस है ना, कोर्ट का फैसला आना दीजिए। अरे नहीं, कोर्ट का एक चीज बताइए ना, तो फिर क्या आप विरोध नहीं करेंगे ना? आप देखिए ऐसा है, आप चैनल के माध्यम से आप ये बताइए कि आप विरोध तो नहीं करेंगे ना? अपनी वोट बैंक की राजनीति फिर आगे रखेंगे ना? आप फिर वोट बैंक की राजनीति तो नहीं करेंगे? आप कहीं विरोध तो नहीं करेंगे? आपने नहीं ना, आपने क्या कहा? सवाल का जवाब दीजिए, एक चीज का सवाल का जवाब दीजिए, एक चीज बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। अलके अडवाणी जी ने गलत बोला सही बोला, एल के अडवाणी जी ने सही बोला गलत बोला, शहनवाज जी उस समय मिनिस्टर थे गलत बोला कि उन्होंने सही करा। आप बताइए अश्विनी उपाध्याय की आपने एप्लीकेशन को विड्रॉ कराई, हमने कहा है आप 15 साल से 10 साल से तो सीधे सीधे आप आने वाले हैं गवर्नमेंट में, आप हमसे पूछ के हर काम करेंगे क्या? एल के अडवाणी जी ने सही बोला गलत बोला, अलके अडवाणी जी ने सही बोला कि गलत बोला। प्रखर जी, रमाकांत जी कह रहे हैं, प्रखर जी शायद आपको रमाकांत जी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, वो कह रहे हैं हम अपनी गलती में सुधार कर रहे हैं, या हम तो गलती का सुधार कर रहे हैं, हम जब ये बदलाव करेंगे तो आप विरोध तो नहीं करेंगे? आप बताइए, नेशनल टीवी पर वो बदलाव करने के लिए तैयार हैं, आप उस बदलाव में साथ देंगे या विरोध करेंगे? उनका प्रश्न ये है। देखिए, मैं साफ कहता हूं, जो पाकिस्तान से आई हुई रिलीजियस माइनॉरिटी है उनसे पहला हक इंडियन माइनॉरिटी का बनता है, क्योंकि उनके फोरफादर्स ने पाकिस्तान को चुना था इंडिया के आगे। बिल्कुल क्लियर बताता हूं। दूसरा, आडवाणी जी ने फिर बोला है और हम फिर बोलते हैं
कि अरे भाई साहब, आप उसी जगह पर अटक गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अब वो कह रहे हैं कि अगर कोई भूल हुई तो उसमें वो सुधार कर रहे हैं, और आप बार बार पाकिस्तान में जो हिंदू है उनके फोर फादर्स ने चुना, तो नेहरू लियाकत पैक्ट जब हुआ था, नेहरू लियाकत जब पैक्ट हुआ था, आपको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हालत हुई और हिंदुस्तान में क्या हालत हुई। वहां 20 करोड़, वहां 20% 2% पर आ गए, और यहाँ पर 2% 20% को क्रॉस कर गए हैं। कम से कम ये भी देखिए, और क्यों हो रहा है उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 ऐसी प्राइम संपत्तियां जिनको केंद्र सरकार अधिग्रहित करना चाहती है। स्पष्ट रूप से ये मामला हाईकोर्ट में तो है, लेकिन केंद्र सरकार ने हलफनामा डाला और कहा कि इन संपत्तियों का संरक्षक तो दिल्ली वक्फ बोर्ड हो सकता है, मालिक नहीं हो सकता है। इधर दूसरी तरफ देश से आवाज उठ रही है कि ऐसी जमीनें जो जबरदस्ती वक्फ के कब्जे में है, जो नॉन नोटिफाइड है, उनको वापस लीजिए और पाकिस्तान से आए हुए सताए हुए हिंदू शरणार्थियों को दीजिए। इस पर राजनीति जमकर हो रही है, लेकिन इसका सामाजिक पहलू भी है। क्यों नहीं ऐसे सताए हुए लोगों को ये जमीनें दी जाए, इस पर चर्चा हो रही है। एक बार फिर से पैनलिस्ट का स्वागत करते हुए ब्रेक के बाद सीधे हाजी नाजिम साहब आपके पास आ रही हूं। आपने डिबेट के कई पक्ष देख लिए, राजनीतिक पक्ष भी आपने सुन लिया, दोनों जो प्रतिनिधि हैं वो अपने मन की बात कह चुके हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? क्या वाकई ऐसी जमीनें जो नॉन नोटिफाइड हैं, जिनका वक्फ पर कोई खास काम नहीं है, क्या उन्हें पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों को नहीं दे देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना, वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर इस तरीके का विवाद हो रहा है, ये ना तो ये भाजपा की है ना ये कांग्रेस की है। ये जमीन यहाँ के जो मुसलमान थे जो पाकिस्तान चले गए थे उनकी जमीन है, और उन्हीं की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने अपना एक नाम दिया हुआ है यहाँ के मुसलमानों की सहायता करने के लिए। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थियों को ये जमीन दी जाए। क्यों दी जाए? यहाँ ये जमीन ये हिंदू शरणार्थियों के लिए है, ये भारत के जो मुसलमान है उनके लिए जमीन है। ये जमीनें रोहिंग्याओं को दी जा सकती है, तो फिर हिंदू शरणार्थियों को क्यों नहीं दी जा सकती? ये बताइए लवली जी, ये जमीन जो है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के जो मुसलमान है उनका हक है इस जमीन के ऊपर। क्या हक है, क्या काम है आपको? जो नॉन नोटिफाइड जमीनें हैं, जिसको खुद जब पेपर्स मांगे जाते हैं वक्फ से, तो पेपर्स तक नहीं होते हैं। ये 123 संपत्ति जिनको जो हजारों करोड़ की संपत्ति है, इसका तो पेपर्स भी मांगे गए थे ना, पेपर्स भी नहीं दे पाया वक्फ। तो क्या काम है वक्फ को इन जमीनों का? सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धरोहर है, मुस्लिम। अरे भाई साहब, आपके खुद के मौलाना, खुद के धर्मगुरु ये बात कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों की भेंट चढ़ रही है ऐसी जमीनें। देखिए लवली जी, जो मेरे अभी आपने कहा ना भ्रष्टाचारी, वो भ्रष्टाचारी वो हो सकते हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का, मेरे अपने धार्मिक गुरु कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, न वो इस तरीके की बातें करते। जिन लोगों ने अगर मुस्लिम जमीनों पर कब्जा किया हुआ है, उन जमीनों को मुक्त कराया जा रहा है, वक्फ बोर्ड उनको अपने कब्जे में ले रही है। और इसमें ये बताइए, वही जमीन आने वाले वक्त में अगर मुसलमान के काम आएगी, मुसलमान को दी जाएगी। क्या काम आएगी भाई साहब? 20 आपकी आबादी 20 करोड़ से ज्यादा होने लगी, आप तो जगह जगह फैल रहे हैं, और कितनी जमीनें आपको चाहिए? सताए हुए हिंदू जो पाकिस्तान में, जो सोचिए आपसे और मुझसे ज्यादा धार्मिक हैं, वो अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग कर यहाँ पर आ गए। अपना सपना, अपना घर, अपनी संपत्ति, वो किस कदर सताए जा रहे थे धर्म परिवर्तन के लिए, लेकिन उन्होंने धर्म से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, वो वापस आ रहे हैं। ये जिम्मेदारी क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों की नहीं है? क्या ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान के मुसलमानों की भी नहीं है कि उन सताए हुए हिंदुओं को, जिसका आप भाईचारा का ढोल पीटते हैं, उन सताए हुए हिंदुओं के लिए भी घर दिया जाए, उनको जमीनें दी जाए? ये बताइए लवली जी, यानी कि सिर्फ जो मुसलमानी जमीन है सिर्फ वही दी जाएंगी? क्या भारत सरकार के पास जमीन नहीं है? ये बताइए, जो मुसलमानों की अपनी जो वक्फ बोर्ड के पास जमीन है, आप चाहते हैं कि वो हिंदू शरणार्थी नहीं, तो वो जमीनें मतलब रोहिंग्याओं को आप दे सकते हैं, लेकिन हिंदू शरणार्थियों को नहीं दे सकते हैं। रमाकांत जी सुन लीजिए, आप लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं ना, ये लीजिए आपके सामने एक बड़ा उदाहरण। अभी मैं कहना चाह रहा था मैं अपने हाजी साहब से, जो कि वही जमीन जिसके ऊपर में आप कह रहे हैं, जो कि ये रोहिंग्याओं को जब आप दे देते हैं, उस समय में आपके ये जो नैतिकता है ये कहाँ चली जाती है, शुचिता कहाँ चली जाती है? क्या एक चीज बताइए, हिंदू शरणार्थी जो उस समय में देश के विभाजन के समय में वहां चले गए थे, अब उनकी मजबूरी हो गई है जो यहाँ पर आने की,
तो क्या आप उसके लिए जो है तो नहीं खड़े मिलेंगे क्या? फिर भाईचारा किस चीज के लिए? मेरा एक ही चीज कहने का मतलब है, जो कि वक्फ की जो जमीन है निश्चित तौर पर हिंदू शरणार्थी को दिया जाए और केवल उसके ऊपर में मालिकाना हक में अपने आप को जता करके एज ए संरक्षक, एज ए प्रोटेक्टर निश्चित तौर पर आप खड़े हो सकते हैं, लेकिन उसका आप ये मालिकाना हक नहीं मिल सकता आपको। कोई विकल्प नहीं है। आप लवली जी, मैं कहना चाहता हूँ जो भारत के अंदर जो जमीन है वो हिंदू शरणार्थियों को दे दी जाए, जिसने रोका। लेकिन मुस्लिम जमीनों को अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि हिंदू शरणार्थियों को दे दी जाए, वो बिल्कुल नहीं दी जाएगी। नहीं तो आपत्ति क्यों है आपको? मैं आपसे ही पूछूं, आपत्ति क्यों है आपको भाई? सताए हुए लोगों के साथ आप कहते हैं ना, आपका इस्लाम कहता है कि सताए हुए लोगों के साथ खड़े हो, तो पाकिस्तान के सताए हुए हिंदू अगर हिंदुस्तान आ रहे हैं तो फिर वो जमीनें जो फालतू वक्फ के पास पड़ी हुई है उनको दीजिए, उनको रहने के लिए। दिक्कत क्या है आपको? तो फिर रोहिंग्याओं को किस लिए? मैं कह रहा हूं, और आप दो चश्मे से सताए हुए को क्यों देखते हैं? रोहिंग्या आपके लिए सताए हुए होते हैं, हिंदू शरणार्थी क्यों नहीं सताए हुए हैं? हाजी नाजिम साहब, एक बात आप चिल्लाइए मत, सिर्फ एक ही बात रटिए मत, सीधा सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। हाजी साहब सुनिए। रोहिंग्या अगर सताए हुए हो सकते हैं तो हिंदू शरणार्थी सताए हुए क्यों नहीं? पाकिस्तान जाते, लेकिन जब हिंदू शरणार्थी भारत में आते तो मुसलमानों की जमीन हिंदू शरणार्थी को देने की बात करते। ये सब क्या है? इस तरीके की बातें क्या है? तो फिर रोहिंग्याओं को क्यों दिया जाए? रोहिंग्याओं को फिर क्यों दिया जाए? रोहिंग्याओं को क्यों दिया जाए जो यहाँ पर आकर हिंदू संपत्तियों पर कब्जा करते हैं, जो हिंदू मोहल्ले में जाकर लोगों को, हिंदुओं को इतना परेशान करते हैं कि उनको अपने दरवाजे पर लिखना पड़ता है कि घर बिकाऊ है। क्यों फिर मंदिरों में कब्जा कर लेते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं? यह अधिकार उनके पास है क्या? सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग। मुझे लगता है शायद कनेक्शन टूटा है। प्रखर जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रखर दीक्षित जी जो सीनियर एडवोकेट हैं। प्रखर दीक्षित जी, देखिए ये मसला आज का नहीं है, ये दशकों पुराना मसला बनता जा रहा है और बार बार ये आवाज उठती है। राजनीति खूब होती है, लेकिन एक प्रश्न जो मूल प्रश्न है, क्या ऐसे किसी एक्ट को जो किसी भी तरीके से देश की संपत्ति पर किसी भी संगठन का अधिकार दिखाता, उसे नहीं खत्म कर देना चाहिए? ये जो एक्ट 40 है, क्या उसे खत्म नहीं कर देना चाहिए? क्या देश भर में वक्फ की संपत्तियों की अब स्क्रूटनी या सर्वे नहीं होना चाहिए? प्रखर दीक्षित जी, बात आपने बिल्कुल सही कही है, बट संपत्तियां किसी की भी थी तो ये LNDO के अंडर में चाहे आई हो, चाहे वक्त में लाई गई हो, उस समय की सरकारों का मत यही था कि हो सकता है इनमें से कुछ लोग वापस आए। और अगर आप एक्ट भी देखेंगे तो 61 से पहले अगर लोग वापस आए हैं तो उन्हें नागरिकता दी गई है, क्योंकि ऐसा देखा गया है ऐतिहासिक तौर पे विश्व भर में कि लोग एक देश से दूसरे देश जाते हैं और पोरस बॉर्डर होने की वजह से आजादी के कुछ साल तक एक दूसरे की जगह आने लगते हैं। जहां तक वक्फी संपत्तियों की बात है, सारी जगह वक्फ की संपत्तियां नहीं है, ये कुछ जगह वैसी प्रॉपर्टी है। जैसे राजा महमूदाबाद का एक यूपी में केस था जिसमें बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली में और यूपी में राजा महमूदाबाद के बेटे ने क्लेम करी थी, जो राजा महमूदाबाद चले गए थे पाकिस्तान और फाइनली वो 60 साल बाद केस जीते और बहुत सारी जगह पे संपत्तियों में यूपी गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट और केंद्र सरकार की चीजें बैठी हुई थी। तो राजा उनसे सरकार ने स्टैंप ड्यूटी मांगी और ऑब्वियसली उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि जैसा आपने पहले भी कहा कि ये संपत्तियां आप करोड़ों करोड़ की हो पाई हैं, तो उन्होंने वो संपत्तियां सरकार को सरेंडर कर दी। जहां तक वक्फ की बात है और केंद्र ने जो बात कही है कि वक्फ जो है, जो ट्रस्ट है बेसिकली, जिसको हम लोग उर्दू में या पर्शियन में वक्फ कहते हैं, वो किसी के द्वारा वो संपत्ति दी गई है और वक्फ केवल कस्टोडियन है। मेरी समझ में केंद्र का ये जो ऑब्जर्वेशन है ये बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि वक्फ एक्ट जो है वो अलग अलग प्रदेशों में चल रहे हैं। जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि एंटीला जो है, जो हमारे मुकेश अंबानी जी की का घर है, वो वक्फ की संपत्ति पे बना हुआ है। वक्फ ने NOC लेकर के सरकार से उस संपत्ति को बेचा और फिर उस पर एंटीला बना। अब इसमें वक्फ को प्रॉपरली पैसा दिया गया होगा ऐसा माना जा सकता है, बट बहुत जगह वक्फ ऐसे काम कर रहा है जो ना तो लीगल है और
वक्त की जमीनों पे कब्जा भी हो रहा है। एग्जैक्टली मुद्दा यही है कि जहां पर अगर इलीगल तरीके से लिया गया है, जिसकी कागज नहीं दिखा पा रहा है वक्फ, क्यों नहीं उन जमीनों को सीधे सीधे वापस लिया जाए? उस पर कस्टोडियन की बात सरकार कह रही है, लेकिन मास्टर नहीं हो सकता है। दो आखिरी कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्रखर सिंह जी आपका और रमाकांत जी आपका। प्रखर सिंह जी पहले आपसे बात करती हूं, क्योंकि देखिए ये मुद्दा पॉलिटिकल आप लोग जरूर बनाएंगे, आप पॉलिटिकल पार्टी है, वो चाहे बीजेपी हो या आप हो, लेकिन सोशल अगर प्रोस्पेक्ट से इसे समझते हैं, कि आपको नहीं लगता कि जो भी इलीगल है ऐसी जमीनें जहां पर ऐसा हो सकता है कि जो सताए हुए हिंदू हैं, पाकिस्तान से आए हुए जो शरणार्थी हैं, उनको प्रोवाइड कराया जा सकता है, तो व्हाई नॉट दैट? क्यों नहीं आगे बढ़ा जाना चाहिए? और अगर ऐसा होता है तो क्या विपक्ष सरकार का साथ देगा? प्रखर जी लास्ट कमेंट, वेरी वेरी शार्प। मैम देखिए, जिनके फोर फादर्स ने पाकिस्तान को चुना उस पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। प्रखर जी की आवाज जरा बढ़ाइए, 5 सेकंड में प्रखर जी और 5 सेकंड में रमाकांत। प्रखर जी देखिए, कोर्ट में केस है और कोर्ट फैसला लेगा कि कौन सी संपत्ति सही नहीं है, कौन सी संपत्ति सही है, तो इस पर कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए। ठीक है, लेकिन विपक्ष साथ देगा अगर सरकार आगे बढ़ती है तो? नहीं, विपक्ष क्या बोल दे? कोर्ट में अगर केस है तो उसमें चलिए आप कोर्ट केस में। रमाकांत जी आपका नेक्स्ट एक्शन, 5 सेकंड, शार्प कमेंट। जी लावनी जी, देखिए एक चीज है, केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, न्यायालय के अंदर में अपना पक्ष रख चुका है, और निश्चित तौर पर ऐसे अनेक सुधार आपको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले अनेक सुधार देखने को मिलेंगे और अनेक सुधार होने भी चाहिए, क्योंकि ये समय की मांग है और समय ये कह रहा है कि इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी मन की बात, अपनी दिल की बात हम तक साझा करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से वक्फ की संपत्तियों पर अधिग्रहण करने की कार्रवाई अगर केंद्र सरकार ने शुरू की है तो ये महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कदम ये तब माना जाएगा जब पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को, उनको भी इन जमीनों पर बसा दिया जाएगा, उन्हें भी उनका अधिकार दिया जाएगा। क्या होगा इस पर आकलन आप भी करिए, हमारी नजर भी बनी रहेगी। फिलहाल अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।